हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग ग्रो विद यू गेस। सो यार, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन मेथड्स के बारे में। बट उससे पहले हम एक बार चेक करेंगे, एक बार देखेंगे कि पास्ट बाय रेफरेंस जावा में क्या होता है। एक चीज़ मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पे क्लियरली पहले ही कि पास्ट बाय रेफरेंस पे जावा का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या जावा बेस्ड इंटरव्यूज़ दे रहे हो या आपका जावा पे इंटरव्यू होने वाला, तो यार 90% चांसेस है कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर। सो इसको आज हम बहुत अच्छी तरीके से पूरा एंड टू एंड समझने वाले हैं। उसके बाद हम कोड पे मूव करेंगे और फिर हम कोड के थ्रू समझेंगे कि कोडिंग के थ्रू हम प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें होते हुए देख सकते हैं। बट सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ एंड देन वी विल डिस्कस इट। ओके, सो यार मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली है जिसका मैंने नाम दिया है स्टूडेंट। उसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, एक रोल नंबर, एक नेम, एक फ़ोन नंबर। क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया है, सो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। ओके, सो अगर हम कुछ नहीं लिखते सो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका रेफरेंस S1 है। ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का और उसका रेफरेंस है S1। अभी मैंने क्या किया है, मैंने जो स्टूडेंट बनाया था जिसका रेफरेंस S1 है उसको यूज़ करते हुए मैंने स्टूडेंट S1 की तीनों प्रॉपर्टीज़ विच इज़ रोल नंबर, नेम एंड फ़ोन नंबर, तीनों एट्रीब्यूट्स को, तीनों मेंबर्स को सेट कर दिया है। कि मैं क्या कह रहा हूँ, स्टूडेंट S1 का जो रोल नंबर है वो 48 है, जो नेम है वो रोहन गुप्ता है और स्टूडेंट S1 का जो फ़ोन नंबर है वो ये है। ये फ़ोन नंबर मैंने रैंडम डाला, तो इस पर कॉल मत लगा देना प्लीज़। ठीक है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किसका फ़ोन नंबर है। अभी एक चीज़ दोबारा से समझते हैं। वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, बट दोबारा से देखते हैं कि जब हम स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सो जब हमने ये वाली लाइन लिखी बच्चों, उसके बाद क्या होता है, जावा इसको जेवीएम बेसिकली क्या करता है, एक स्पेस मिलता है, राइट। यही हमने डिस्कस किया था, एक मेमोरी मिलती है। तो मेमोरी एलोकेशन होता है जब भी हम जावा के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो मेमोरी एलोकेशन होता है। सो अभी हम इसको कैसे समझेंगे, मान लो ये वो मेमोरी है, ये वो घर है जहाँ पे इस स्टूडेंट की डिटेल्स रहेंगी। किस स्टूडेंट की, ये जो हमने बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी डिटेल्स इस घर में या इस मेमोरी में रहेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। सो बच्चों, इसको ये स्पेस मिल गया, इस स्टूडेंट को इसको मेमोरी एलोकेट हो गई न्यू कीवर्ड यूज़ करने के बाद। अब हमने शॉर्ट में क्या किया, मैंने रोल नंबर को RN से रिप्रेजेंट किया है, नेम को नेम से ही, और फ़ोन नंबर को मैंने PN से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, शॉर्ट में। बट ये PN मतलब फ़ोन नंबर है ये वाला, नेम मतलब ये वाला नेम, और RN मतलब ये रोल नंबर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है S1। ठीक है, S1 इज़ द रेफरेंस, S1 इज़ द सिक्योरिटी गार्ड। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो सिक्योरिटी गार्ड से आपको याद आ गया होगा। सो अगर मेरे को रोल नंबर, नेम या फ़ोन नंबर में से कुछ भी एक्सेस करना है, तो मैं किसके थ्रू करूँगा, S1 के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, S1 के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2। मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ S2। ठीक है, सो बच्चों मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 2 भी बना लिया है। मैंने स्टूडेंट 2 उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, S2 यहाँ पे रेफरेंस हो गया। और तीनों डिटेल्स, क्योंकि हम रेफरेंस को यूज़ करके ही सेट कर सकते हैं, राइट। सो मैंने रोल नंबर 27 सेट कर दिया, नेम सोहन सेट कर दिया और फ़ोन नंबर कुछ सेट कर दिया 8973 जो भी है, राइट। और क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का है तो मैंने यहाँ पे लास्ट में L अपेंड कर दिया। सी, ये लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक मेमोरी मिलेगी, राइट। मेमोरी मिलेगी, जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे तो मेमोरी मिलती है बच्चों, राइट। तो ये मेमोरी एलोकेशन हो गया। इसमें हमने शॉर्ट में रोल नंबर को RN बोल दिया, नेम सोहन हो गया, फ़ोन नंबर PN हो गया, जो कि ये हो गया। और इसका रेफर कौन कर रहा है, S2 इज़ अ रेफरेंस। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, रेफरेंस या ये चीज़ें, एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल है T3 ट्यूटोरियल नंबर 3, जो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस और ऑब्जेक्ट्स जिसमें डिटेल में कवर किए गए हैं। सो वो जावा ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके उसको एक बार देख सकते हो। तो आपको फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर अभी नहीं आ रही हैं तो, या आप डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल पे आ चुके हो तो। ठीक है, सो अब देखो हुआ क्या। अब मान लो मैंने कोई कोड लिखा है और उसमें मैं कहीं जाके बोल देता हूँ कि S2 डॉट लेट्स से नेम इज इक्वल्स टू S2 इज दिस इज S2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू लेट्स से आयुष। सो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार जो मैं हूँ S2 रेफरेंस कह रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा है कि मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ, सोहन का। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने S2 डॉट नेम किया आयुष, तो यहाँ पे इस वाली मेमोरी में लेट्स से इसका एड्रेस है 100 है। सो ये भी वही है। तो अब देखो इसका नेम आयुष हो गया है, पहले क्या था, सोहन था, अभी क्या हो गया, आयुष, जैसे ही मैंने चेंज किया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ उस वेरिएबल को, उस मेंबर को, नेम को, और उसको मैंने चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं रोल नंबर को भी कर सकता हूँ, फ़ोन नंबर को भी कर सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन अब एक चीज़ समझो, अगर मैं कहीं पे इस तरीके से लिख दूँ, अगर मैं S2 इज इक्वल्स टू S1 लिख दूँ, या S2 इज इक्वल्स टू कुछ भी कर दूँ, X2 इज इक्वल्स टू कुछ भी कर दूँ लेट्स से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है राइट साइड पे, आप इसको असाइन कर रहे हो S2 में। जो वैल्यू लिखी हुई है राइट साइड पे इज इक्वल्स टू के बाद, उसको आप असाइन कर रहे हो S2 के अंदर, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पे S1 लिखा है, तो मतलब S1 का जो भी है वैल्यू वो आप S2 को असाइन कर रहे हो, करेक्ट। जो S1 रेफरेंस है, अब वो जो रेफरेंस है वही सेम रेफरेंस अब S2 हो गया है। सो अब जिसको पॉइंट S1 कर रहा था उसी को ही अब S2 भी पॉइंट करेगा। भाई जो S1 की वैल्यू होगी वही अब S2 की हो गई, जो यहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू थी वो S2 की हो जाएगी। यही होता है ना इक्वल्स का मतलब, इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है उसका यही मतलब होता है असाइनमेंट। तो देखो इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने S2 इज इक्वल्स टू S1 किया ना बच्चों, तो ये जो S2 लिखा है यहाँ पे, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जो रेफरेंस है, इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो गया ये कनेक्शन, तो अब इसको तो कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा। भाई इसकी जो देखभाल कर रहा था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो रेफरेंस था, वो तो अब है ही नहीं कोई भी। तो अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसका आंसर है बच्चों, अब इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका रेफरेंस ही नहीं है। अब जब रेफरेंस ही नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट तो गुम गया ना। इसको कैसे रेफर करोगे, इसको आप कैसे एक्सेस करोगे? तो नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल से रेफ़र कर रहे हो और आपने उस रेफरेंस को असाइन कर दिया किसी और वैल्यू से, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। सो ये यहाँ का जो रेफरेंस था ये गायब हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, और इसको फिर रेफरेंस के लिए कुछ नहीं बचता कि आप किसी और रेफरेंस के थ्रू या तो इसको एक्सेस कर पाओ अगर आपने कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है। बट अगर नहीं लिखा है और एक ही सिक्योरिटी गार्ड था जो इसको रेफ़र कर रहा था, जिसके थ्रू आप इसके एट्रीब्यूट्स मेंबर्स को एक्सेस कर पा रहे थे, अगर आपने उसी को ही किसी और की वैल्यू से असाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करके, सो फिर वो कनेक्शन वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, वो कनेक्शन वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। जब तक आप S2 के साथ इक्वल नहीं लगा रहे तब तक ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ S2 जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ ये ऑब्जेक्ट जाएगा वहाँ वहाँ S2 जाएगा, या जहाँ जहाँ S2 जाएगा वहाँ ये जाएगा। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे जब तक आप इस तरह का कुछ नहीं कर रहे। दोबारा ध्यान से सुनो, जब तक आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जहाँ पे आप रेफरेंस को असाइन कर रहे हो कोई और चीज़, ठीक है, जो इक्वल टू के बाद लिखी होगी, जब तक आप वैसा कुछ नहीं कर रहे हो तब तक ये S2 और ये ऑब्जेक्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। सो मैंने क्या बोला, जब तक आप S2 के साथ इक्वल टू नहीं लगा रहे हो, ये काम नहीं कर रहे हो, तब तक S2 और ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा साथ साथ चलेंगे। ध्यान रखना, हमेशा साथ साथ चलेंगे। आप इसको कहीं पे भी भेजोगे तो आप ये वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो। आप S2 को कहीं पे भी भेजोगे ना, कहीं पे भी भेजोगे कि S2 जाओ, तुम घूम के आ जाओ, तो S2 इनको अपने साथ लेके जाएगा। कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट को भी ना साथ लेके जाऊँगा। मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं तो अपने घर वालों को भी साथ लेके जाऊँगा। ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत प्यार करता है इनसे। सिक्योरिटी गार्ड अपने फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करता है। वो कह रहा है कि यार मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं तो अपने बंदों को साथ लेके जाऊँगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप ही को चूल मच गई और आप कह रहे हो नहीं S2 को तो कुछ और दे दो, हमें चाहिए ही नहीं S2 को कोई और रख ले, तो ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी होगा वो S2 में उठ के आ जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा वो S2 में आ जाएगा और S2 का कनेक्शन हो जाएगा यहाँ से ब्रेक। तो अब आप S2 को जहाँ पे भेजोगे, अब वहाँ पे ये साथ में नहीं जाएगा, ये चीज़ साथ में नहीं जाएगी, S2 अकेला अकेला घूमेगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम कोड पे बढ़ते हैं क्योंकि कोड में ये चीज़ काम आने वाली है, ठीक है। चलो कोड स्टार्ट करते हैं। ये है अपने कोड एडिटर IDE पे जो कि है इंटेलिजे, ठीक है। सो अब हम कोड स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले क्लास बना के रखी हुई है जिसके अंदर 3 मैंने मेंबर्स लिखे हैं। पहला है रोल नंबर स्टूडेंट का, सेकंड इज नेम, थर्ड इज परसेंटेज कि भाई कितनी परसेंटेज उसकी आई है। अब मैं फटाफट से क्या करने वाला हूँ, मैं 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला हूँ, 3 स्टूडेंट्स ऐड करने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। सो मैं फटाफट से 3 स्टूडेंट्स क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे मैंने स्टूडेंट S1 बना दिया है, ठीक है। स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। उसके बाद रेफरेंस को यूज़ करते हुए विच इज़ S1, रेफरेंस को यूज़ करते हुए तीनों मेंबर्स को सेट कर दिया है, ठीक है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। सिमिलरली मैं स्टूडेंट S2 बनाता हूँ और स्टूडेंट S3 बनाता हूँ। सो मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किए हैं स्टूडेंट S2, S3, S1 से, सो अभी मैं इनके नाम, रोल नंबर और परसेंटेज भी चेंज कर देता हूँ। सो मैंने बच्चों 3 स्टूडेंट्स ऐड कर दिए हैं। स्टूडेंट S1 जिसका डिटेल है रोहन गुप्ता नाम है, 48 रोल नंबर है, परसेंटेज उसकी 89.5 है। स्टूडेंट S2 है, उसका नेम आयुष है, रोल नंबर 27 है, परसेंटेज 75.6 है। सिमिलरली स्टूडेंट S3 जिसका नेम मानवी है, रोल नंबर 32 है, परसेंटेज 30% है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस और मेथड्स, फंक्शंस एंड मेथड्स इन जावा, ठीक है।
सो एक यूज़ केस पैदा करते हैं, यूज़ केस पैदा करते हैं कि हाँ भाई कैसे कहाँ पे फंक्शंस यूज़ हो सकता है, राइट, कि किस सिनेरियो में फंक्शंस या मेथड्स को यूज़ करना होता है। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हमें बेसिकली ये काम करना है कि जिन लोगों के लेट्स से 80% से ऊपर मार्क्स हैं उनके लिए एक अलग काम करना है, ठीक है। जिन बच्चों के 60 से 80 के बीच में है उनके लिए एक अलग काम करना है। और लेट्स से जिन लोगों के 30 से ज़्यादा है, 30 के बराबर और 33 से कम अगर उनके मार्क्स हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स देने हैं और उनको पास करना है। सो जैसे कि मानवी का केस जो है, मानवी के केस में उसके मार्क्स है 30, तो हमें क्योंकि मानवी के मार्क्स 30 है और 33 से कम है और 30 और 33 के बीच में है, सो हमें मानवी के मार्क्स को 30 से 33 करना है, उसको ग्रेस देना है, उसको पास करना है, ठीक है। जैसे रोहन के 89.5 है तो रोहन इज अ चैंपियन, तो हम ऐसा कुछ प्रिंट करा देंगे कि जिस बच्चे के भी 80 से लेके 80% से ऊपर मार्क्स है, 80% से ऊपर, सो हम वी विल सिंपली प्रिंट कि हाँ ही इज़ अ चैंपियन या शी इज़ अ चैंपियन। जिन लोगों के 60 से 80 के बीच में, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आयुष है, सो हम उस केस में बोल देंगे कि हाँ कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है बट येस यू आर डूइंग गुड, ठीक है। इस तरीके का कुछ हम प्रिंट कर देंगे। बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे हर स्टूडेंट के, अब हमें नहीं पता कि रोहन के मार्क्स कितने हैं, राइट, हमें तो नहीं पता। हमें तो अभी क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो हम इसलिए देख सकते हैं कि हाँ उसकी परसेंटेज 89.5 है। लेकिन जब आप एक्चुअली में यूज़र से इनपुट लेते हो, स्कैनर यूज़ करके, स्कैनर क्लास यूज़ करके, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट जब आप स्कैनर यूज़ करके करोगे तब आपको यहाँ पे कोड में नहीं दिखाई देगा, राइट, कोड में नहीं दिखेगा, ठीक है। सो तब आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर इफ एल्स कंडीशन कब काम आएंगी? इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। चलो इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं फटाफट से। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? मैंने ये कहा है इफ मतलब अगर जो S1 रेफरेंस है, जो एक ऑब्जेक्ट है, रोहन गुप्ता वाला जो ऑब्जेक्ट है, दिस वन, राइट, अगर उसकी परसेंटेज 30 से लेके और 33 तक है, राइट, 30% से 33 तक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कंडीशंस, राइट, इफ एल्स में। सो अगर 30 से ज़्यादा है या बराबर है और 33 से कम है तो एक काम करो, स्टूडेंट S1 की जो परसेंटेज है उसको 33% कर दो ताकि वो पास हो जाए, राइट, ताकि वो पास हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इफ में क्या बोला था कि अगर स्टूडेंट S1 का जो परसेंटेज है वो 30 से लेके 33 तक है तो यार उसको पास कर दो, ठीक है, उसका परसेंटेज 33 कर दो। और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया पढ़ ले भाई या पढ़ ले बहन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है और मान लो उसकी परसेंटेज जो है वो 60 से 80 के बीच में है, 60 से 80 के बीच में, तो हम क्या बोल रहे हैं, गुड जॉब बट नीड सम इम्प्रूवमेंट, कि हाँ अच्छा किया है बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो। अगर उसकी परसेंटेज 80 से भी ज़्यादा है, 80 से भी ज़्यादा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत शानदार, छा गए गुरु, कभी कभी लगता है तुम ही भगवान हो, है ना। सो इस तरीके से हमने कर दिया। अब सेम काम हमें S2 और S3 के लिए भी करना पड़ेगा बच्चों, करेक्ट है ना भाई। अभी तो सिर्फ हमने स्टूडेंट S1 के लिए इफ एल्स कंडीशंस लिखी हैं, हम चेक कर रहे हैं रोहन के लिए, स्टूडेंट S1 के लिए, कि यार उसकी परसेंटेज के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट, उसके लिए इफ एल्स लिखा गया है। अभी ऐसे ही हमें S2 और S3 के लिए भी इफ एल्स लिखना पड़ेगा, राइट, तो मैं वो भी लिख देता हूँ फटाफट से। सो मैंने कर लिया है कॉपी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे वापस से पेस्ट किया। मैं इस S1 की जगह पे कर दूंगा S2, सेम यहाँ पे S2। सो मैंने यहाँ पे हर जगह पे S2 कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा S3, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने S3 कर दिया है, ठीक है। सो मैंने S1 के लिए भी हैंडलिंग कर लिया है इफ एल्स लगा के, S2 के लिए भी कर लिया और S3 के लिए भी कर लिया, ठीक है। अब एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। हमारे हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि रोहन के मार्क्स जो परसेंटेज है वो 89.5 है। सो ये रोहन के लिए लिखा है हमने, S1 रोहन का रेफरेंस है, राइट, ये जो है ये रोहन का रेफरेंस है, ये इस वाले स्टूडेंट का रेफरेंस है। सो रोहन की परसेंटेज क्योंकि 89.5 परसेंटेज है तो वो इस एल्स में जाएगा, राइट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई, तो लास्ट में आ गया एल्स इफ में आ गया, राइट। जिसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिसको इफ एल्स में कोई भी डाउट्स है या समझ नहीं आ रहा है तो इफ एल्स पे एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमारी जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो ये इस जगह पे आएगा, एल्स इफ में आएगा, और यहाँ पे ये चेक करेगा क्या 80% से ज़्यादा है, हाँ उसका 89.5 है। सो रोहन के केस में बहुत शानदार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अभी रन करके देखेंगे तो बहुत शानदार प्रिंट होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट S2 कौन सा? आयुष है। आयुष की परसेंटेज कितनी है बच्चों? 75.6। ओके यहाँ पे आते हैं। 75.6 के लिए कौन सा सिनेरियो फिट बैठेगा? 30 या 33 के बीच वाला? नहीं, एल सिर्फ 60 और 80 के बीच वाला फिट बैठेगा, राइट, ये कंडीशन ट्रू हो गई, करेक्ट। तो आयुष के केस में आएगा गुड जॉब बट नीड सम इम्प्रूवमेंट।
और क्योंकि मानवी की परसेंटेज 30% है, सो मानवी के केस में जाएगा लास्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन में, राइट। इफ S3 डॉट परसेंटेज 30 से 33 के, 30 से 33 के बीच वाली में, और ये प्रिंट कराएगा पढ़ ले भाई या बहन। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ओके, रन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं इंटेलिजेंट में। तो जहाँ पे भी आपने मेन मेथड लिखा है, जहाँ पे भी आपने मेन मेथड लिखा है, आप वहाँ पे जाओगे, उसके बराबर में आपको एक ग्रीन कलर का यहाँ पे प्ले पॉज वाला टाइप्स का बटन दिखेगा। ठीक है, ये आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है ग्रीन पे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा रन मेन डॉट मेन, मेन है हमारी क्लास का नाम, राइट, और मेन ही हो गया मेथड, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। तो मैंने क्लिक कर दिया है बच्चों, एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सही आउटपुट आया जो हमने सोचा था। रोहन के केस में क्योंकि रोहन की 80% से ज़्यादा थी तो बहुत शानदार आया। आयुष का क्योंकि 60 और 80 के बीच में था तो गुड जॉब बट नीड सम इम्प्रूवमेंट प्रिंट हुआ है। और मानवी के केस में क्योंकि परसेंटेज काफ़ी कम थी, 30% ही था, तो पढ़ ले भाई बहन प्रिंट हुआ है क्योंकि वो पहली कंडीशन में चला गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हमें दिख नहीं रही है, बट एक प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पे। अब एक चीज़ देखो, हम ऑलमोस्ट सेम तरीके का कोड कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सेम तरीके का कोड कर रहे हैं, बस एक चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है। वो है यहाँ पे हमने S1 लिखा है हर जगह, S1 डॉट परसेंटेज, S1 डॉट परसेंटेज, S1 डॉट परसेंटेज। यहाँ पे S2 डॉट परसेंटेज हुआ है हर जगह, और यहाँ पे S3 डॉट परसेंटेज यूज़ हुआ है हर जगह। तो आपको समझ में आ रहा है कि यार हम एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं, हमारी सारी कंडीशन सेम है, हमारा एग्जैक्टली सब सिस्टम डॉट आउट डॉट सब सेम है। ठीक है, कंडीशन सारी सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस S1, यहाँ पे S2 और यहाँ पे S3, तो हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है। ठीक है, कितना, 26 से लेके और 51 लाइन तक। ठीक है, सो इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पे काम आता है फंक्शन, यहाँ पे काम आते हैं मेथड्स। तो हम इसको फंक्शंस की मदद से बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, रीयूजेबिलिटी। हम कोड को मॉड्यूलर बनाएंगे, हम कोड को रीयूज करेंगे। कैसे करेंगे वही तो समझना है, उसी के लिए तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में आए हैं। तो देखते हैं अभी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये 3 स्टूडेंट्स तो बना लिए हैं, ये तो क्रिएट कर लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर कुछ लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ देखना। सो बच्चों मैंने ना यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। कहाँ पे लिखा है, क्लास मेन के अंदर ही, क्लास मेन के अंदर ही मैंने ये लिखा है। ठीक है, और ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो इसका स्कोप है, देखो ये इसके बाहर है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, लाइन नंबर 15 से, राइट, यहाँ से शुरू हुआ है। और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये एंड हो रहा है लाइन नंबर 57 पे, लाइन नंबर 57 पे। टेक्स्ट एडिटर में देखना, आईडी में बेसिकली देखना बहुत ईजी है, नॉट टेक्स्ट एडिटर, आईडी में देखना। कैसे देख सकते हैं, ये यहाँ पे -1 के आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो तो देखो। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक वॉइड एक्ट ऑन परसेंटेज जो आपका मेथड है, इसको बोलते हैं फंक्शन। समझाऊंगा। ठीक है, ये इस क्लास के तो अंदर है, क्योंकि क्लास कहाँ से शुरू हुई, लाइन नंबर 9 से, एंड कहाँ हो रही है, लाइन नंबर 58 पे, राइट। देखो ये येलो हो गया, जैसे ही मैंने इसके बगल में क्लिक किया तो ये येलो हो गया, और ये भी येलो हो गया, तो ये दिखा रहा है कि क्लास यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ तक है। सो जो मैंने मेथड लिखा है एक्ट ऑन परसेंटेज, ये इसी क्लास के अंदर है, बट ये जो मेन मेथड था इसके बाहर है, इसके बाहर है। अब बच्चों मेथड्स फंक्शंस लिखते कैसे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप उस फंक्शन का कुछ भी नाम सोच लो। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे ही नाम सोच लिया, एक्ट ऑन परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले आपको उस फंक्शन का नाम सोचना है कुछ, कि हाँ इसका मैं क्या नाम दूँ। तो एक्ट ऑन परसेंटेज मतलब कहने का क्या है कि कोई भी परसेंटेज के बेसिस पे मेरे को कुछ डिसीजन लेना है, कुछ डिसाइड करना है। सो या तो एक्ट ऑन परसेंटेज, या बोल दो डिसाइड ऑन परसेंटेज, वट एवर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस तरीके से, सिंटेक्स है, ओपन ब्रैकेट लगाओगे और क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद आप कर्ली पैरेंथेसिस ओपन करोगे और क्लोज करोगे। ठीक है, ये सिंटेक्स है, याद रखना कि आप सबसे पहले फंक्शन का नाम देखोगे, डिसाइड करोगे, वो लिखोगे, उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, नॉर्मल वाले देखो, और फिर उसके बाद कर्ली पैरेंथेसिस से ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्या कहता है जावा में कि यार आपने फंक्शन का नाम तो लिख दिया, बट ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम करेगा, इस मेथड में हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, राइट, तभी तो आपने फंक्शन लिखा है। सो इसका एक रिटर्न टाइप होना चाहिए। रिटर्न टाइप क्या होता है बच्चों, रिटर्न टाइप ये क्या होता है। सो मान लो मैं इससे पहले लिख देता हूँ इंट, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन के अंदर आप कुछ लिखोगे, राइट। मान लो आपने कुछ लिखा, सो ये फंक्शन में इंट रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर से आप कुछ ना कुछ वैल्यू वापस रिटर्न करोगे। कहाँ रिटर्न करोगे, उस पर आएंगे। ठीक है, उस पर आएंगे। बट आप देखो ये क्या हुआ, ये हो गया रेड, ये रेड हो गया, एरर आ रही है यहाँ पे, देखो राइट साइड में इधर, राइट। ये देखो क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्या कह रहा है बच्चों,
मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये इंटीजर लिख दिया हमने, यहाँ पे इंट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शन मेथड कि आप यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करोगे। जैसे कि मान लो अगर मैं लिख दूँ रिटर्न 2, तो एरर चली गई, यहाँ पे जो राइट में रेड आ रहा था वो चला गया, करेक्ट। सो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करोगे। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ इंट की जगह पे वॉइड। वॉइड का मतलब होता है बच्चों एम्प्टी, खाली एकदम। वॉइड कहता है भाई कुछ रिटर्न नहीं करोगे तुम कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे। अब ये क्या एरर दे रहा है? ये एरर दे रहा है कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मेथड विथ वॉइड रिजल्ट टाइप। ये कह रहा है कि वॉइड अगर आपका रिटर्न टाइप है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, जो आपका मेथड के नाम, फंक्शन के नाम के बराबर में लेफ्ट साइड पे जस्ट रहेगा, एकदम लेफ्ट साइड पे, उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने वॉइड बोल दिया जिसका मतलब एम्प्टी है, तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। तो अभी मैं इसको देखो उड़ा देता हूँ, तो एरर चला गया। इंट के केस में आपको रिटर्न कराना है क्या? इंटीजर। वॉइड के केस में आप कुछ रिटर्न नहीं कराओगे। तो कुछ नहीं रिटर्न कराने का एक तो सिंटेक्स ये है कि आप कुछ भी मत लिखो, एक होता है आप यहाँ पे खाली रिटर्न लिख के सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। आप कुछ रिटर्न थोड़ा ही करा रहे हो, बस आपने रिटर्न लिख दिया और सेमीकोलन। तो ये भी एक दूसरा तरीका है, ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है। अब इसको हटा लेते हैं। अब अपने इस फंक्शन को करते हैं एक्सपेंड। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि यहाँ पे आएगा रिटर्न टाइप, यहाँ पे आएगा उस फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम जो भी आप उस फंक्शन के अंदर करना चाहते हो वो, फिर आप ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज करके ये सिंटेक्स फॉलो करोगे और फिर यहाँ पे कर्ली पैरेंथेसिस ओपन करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अपने मेन मेथड को, वापस से प्लस पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखना मैं क्या करूँगा। क्या दिक्कत आ रही थी? हमें ये काम बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए रिपीट करना पड़ रहा था, राइट। हमने सेम ही काम किया S2 के लिए, सेम काम किया था पहले S1 के लिए, और लास्ट में सेम काम किया हमने S3 के लिए। तो क्या हम इसको थोड़ा मॉड्यूलर कर सकते हैं? क्या हम इसको रीयूज कर सकते हैं? इज देयर एनी वे कि हम यार बार बार इस काम को सिर्फ एक ही बार कर लें और बार बार फिर रीयूज कर लें? तो देखो समझो, ये हमने किसके लिए किया है? ये हमने काम किया है स्टूडेंट S1 के लिए, ये स्टूडेंट S2 के लिए और नीचे वाला स्टूडेंट S3 के लिए, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा इसको, फंक्शन को, कि यार एक काम कर, मैं ना तेरे को एक स्टूडेंट दे रहा हूँ, प्लीज़ इसकी ना हैंडलिंग कर ले अपने हिसाब से। मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं तेरे को एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट दे रहा हूँ। स्टूडेंट क्या है? क्लास है ये, राइट। एक क्लास है स्टूडेंट, करेक्ट। मैं तेरे को स्टूडेंट दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ और उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, उसका ना सिक्योरिटी गार्ड दे रहा हूँ तेरे पास, ठीक है। अब वो जो काम करना चाहे ना यार, तो उसको करने दे। और ये सिक्योरिटी गार्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तेरे को मतलब नहीं होना चाहिए कौन है, बट ये कोई भी होगा, बट सिक्योरिटी गार्ड होगा और स्टूडेंट टाइप का होगा, स्टूडेंट क्लास का ही होगा, और किसी का नहीं हो सकता, स्टूडेंट क्लास का ही होगा, ठीक है। बच्चों ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मेथड आर्ग्यूमेंट्स या मेथड पैरामीटर्स, इन्हीं को बोलते हैं जो हम इस ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक पैरामीटर भी हो सकता है, ये पूरा एक पैरामीटर है। और उसके बाद इस तरीके से भी हो सकता है कि कोमा करके लेट्स से कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी आप रिसीव कर सकते हो या पास कर सकते हो, ठीक है। सो इससे कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी के लिए हमें सिर्फ स्टूडेंट की ज़रूरत है। अब हम क्या बोलने वाले हैं, अब हम इस कोड को मान लो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैं ये हटाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कोड को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे भी S1 है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इस स्टूडेंट की बात हो रही है, राइट। सो बच्चों मैंने यहाँ पे S1 की जगह हर जगह पे स्टूडेंट कर दिया और मेरी एरर जा चुकी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझो। इस मेथड में ये कह रहा है कि यार मैंने आर्ग्यूमेंट लिया एक स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस, ठीक है, ये स्टूडेंट रेफरेंस जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, अभी हमने 10 से 15 मिनट पहले एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि ये स्टूडेंट आप जहाँ जहाँ भेजोगे ये अपने ऑब्जेक्ट को साथ साथ लेके जाता है, याद है। मैंने कहा था इसको आप जहाँ जहाँ भी भेजोगे ना, ये अपने ऑब्जेक्ट को, अपने मेंबर्स को साथ साथ लेके जाता है, ठीक है। सो इससे हम परसेंटेज, नेम, रोल नंबर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझना, अब देखना ध्यान से, मैं इसको उड़ा रहा हूँ यहाँ से, मैंने इसको S1 का पूरा डेटा उड़ा दिया जो भी इफ लिखा था, राइट। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अब मैं बोलूँगा भाई डिसाइड ऑन परसेंटेज, ये मेथड कॉल कर दो और इसमें S1 रेफरेंस भेज दो, कौन सा रेफरेंस भेज दो, ये भेज दो। तो S1 रेफरेंस जैसे ही भेजा तो ये तो चला गया, S1 यहाँ पे गया, राइट। साथ ही साथ वो अपने मेंबर्स की डेटा भी ले गया, साथ ही साथ वो अपने मेंबर्स का डेटा भी लेके जाएगा साथ में, राइट। साथ ही साथ
वो अपने मेंबर्स का डेटा भी लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? रेफरेंस। कौन लेके जाएगा? ये रेफरेंस जो सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये पास किया तो ये पूरा डेटा चला गया ऊपर। कहाँ चला गया? इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो ये जो आपने S1 भेजा ये किस टाइप का है? S1 किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है, राइट? स्टूडेंट टाइप का है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट टाइप का एक स्टूडेंट लिया और ये S1 इस स्टूडेंट से मैप हो जाएगा। जो भी S1 का डेटा है वो भी इस स्टूडेंट का डेटा हो जाएगा। ये S1 ही है, बस इतना समझ लेना, दिस इज S1 ओनली। ठीक है, और ये अपने साथ पूरा डेटा ले आया। ठीक है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज रोहन गुप्ता की। अब लेकिन यहाँ पे तो एरर आ रही है, रेड 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 का मतलब होता है एरर। देखो मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, कोई भी वेरिएबल स्टैटिक नहीं है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हो। बट अगर स्टैटिक है तो आप सीधे सीधे क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बच्चों, अगर मेथड कोई नॉन स्टैटिक है, जैसे इस मेथड में कहीं पे भी स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है, राइट, तो इसके लिए आपको पहले मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप इस डिसाइड ऑन परसेंटेज को एक्सेस कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं, इससे पहले स्टैटिक लिख दूं, तो देखो वो एरर जा चुकी होगी, ये एरर चली गई इस लाइन से। बिकॉज वो कह रहा है कि अगर मेथड स्टैटिक हो गया तो मेरे को इस क्लास के ऑब्जेक्ट की अब जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे कॉल कर लूंगा। कैसे कॉल कर लूंगा? क्लास के नाम से, क्लास के नाम से। तो मैंने क्या कह दिया? मेन डॉट डिसाइड ऑन परसेंटेज। ठीक है, सो अभी के लिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं उसको सीधा सीधा स्टैटिक यूज करके मेन डॉट डिसाइड ऑन परसेंटेज कर रहा हूँ और इसमें मैं पास क्या कर रहा हूँ? S1। S1 क्या है? S1 रेफरेंस है रोहन गुप्ता वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसका। तो जब हम यहाँ पे S1 इस मेथड के अंदर भेजेंगे, डिसाइड ऑन परसेंटेज जो मेथड का नाम है, एक्सेस करने का क्या तरीका है मेथड को? मैंने यहाँ पे क्या किया? क्लास डॉट उस मेथड का नाम। अगर ये स्टैटिक नहीं होता मेथड तो हम ऑब्जेक्ट बनाते पहले और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिसाइड ऑन परसेंटेज। ठीक है, S1 भेजा है, S1 इज अ रेफरेंस, ये यहाँ पे जाएगा, ये पैरामीटर के साथ इसकी मैपिंग होगी स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ, ये भी स्टूडेंट टाइप का है, यहाँ पे ये भी S1 भी स्टूडेंट टाइप का था, राइट। सो मैपिंग हो जाएगी। अब जो भी हम अंदर काम करेंगे वो एक्चुअली इस S1 पे काम हो रहा होगा। ठीक है, S2 S3 को अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और अभी भी हम देखते हैं कि क्या अभी भी हमारा आउटपुट वैसा ही आ रहा है जैसा अभी हमने जब लास्ट टाइम रन किया था तब आया था। तो लेट्स रन इट। तो मैं रन कर रहा हूँ, कहाँ से रन करते हैं? मेन क्लास पे जाएंगे, यहाँ से रन कर देंगे। जब आप एक बार रन कर देते हो तो उसके बाद यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं माउस को होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा होगा, राइट। तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो फिर। तो मैंने इसको प्ले किया, अब देखो सेम आउटपुट है, बहुत शानदार, गुड जॉब बट नीड सम इम्प्रूवमेंट, पढ़ ले भाई बहन, राइट। जबकि हमने यहाँ पे S1 वाला जो इफ एल्स ब्लॉक था वो हटा दिया है, बट हमने क्या यूज़ किया है? ये मेथड यूज़ किया है, ये मेथड यूज़ किया। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हमने रोहन गुप्ता जो कि S1 रेफरेंस था उसका सारा काम कर दिया। अब मैं S2 को उड़ाता हूँ। अब मैं यहाँ से मान लो S2 को हटा देता हूँ। अब मैं सेम काम बोलता हूँ कि मेन डॉट डिसाइड ऑन परसेंटेज। डिसाइड ऑन परसेंटेज ये कह रहा है भाई मेरे को कोई भी स्टूडेंट दे दो तुम, मेरे को मतलब नहीं है वो S1 है, S2 है, S3 है। वो ये कह रहा है मुझे तो कोई भी स्टूडेंट दे दो तुम, मैं अपना ये काम कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। मुझे तुम कोई भी स्टूडेंट का रेफरेंस लाके दे दो, कोई भी रेफरेंस लाके दे दो, रेफरेंस के साथ उसका डेटा भी जाएगा, राइट, साथ साथ जाएंगे, अभी हमने समझा था थोड़ी देर पहले। तो वो कह रहा है ये मेथड कि यार मेरे को स्टूडेंट से मतलब है, सिर्फ वो कोई भी हो सकता है, मैं तो हर एक स्टूडेंट पे ये कोड अप्लाई कर दूंगा, मेरे को और मतलब ही नहीं है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम डिसाइड ऑन परसेंटेज को बोल रहे हैं कि अब आप आयुष S2 जो रेफरेंस है, जो S2 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके लिए भी आप सेम काम कर दो। अभी वापस से रन करके देखते हैं। बहुत बढ़िया, सेम आउटपुट आ रहा है यार हर बार। इसने इसके लिए भी काम कर दिया, राइट, गुड जॉब बट नीड सम इम्प्रूवमेंट। इसके लिए हो सकता है, आयुष के लिए ये वाली कंडीशन चली होगी, राइट, और रोहन के केस में ये वाली चली होगी, तभी बहुत शानदार आया है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम S3 वाला डेटा भी हटाते हैं और यहाँ पे सीधा सीधा मेन डॉट वापस डिसाइड ऑन परसेंटेज मेथड को बोल देते हैं कि S3 को भी तुम हैंडल कर लो। जो हमने मानवी वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसका रेफरेंस S3 है, इसको भी तुम हैंडल कर लो। तो वापस से रन करेंगे और वापस से सेम आउटपुट। तो बच्चों इससे क्या समझे? अब आप एक चीज़ देखो, जो ये सेम काम, इतना बड़ा काम, लगभग 7-8 लाइन का काम, नहीं 7 लाइन का काम, जो हम सिर्फ S1 के लिए कर रहे थे, वही S2 के लिए कर रहे थे, वही S3 के लिए, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार करना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ये कोड लिखना पड़ा है और हमने इसको रीयूज कर लिया। कैसे रीयूज किया? इस फंक्शन को यूज करके। कैसे रीयूज किया? इस फंक्शन को यूज करके, इस मेथड को यूज करके, राइट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। फंक्शंस आई नो, आई अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल रहता है समझना, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो हमने क्या कहा कि डिसाइड ऑन परसेंटेज हम एक मेथड बनाएंगे,
जो कहता है कि मुझे मतलब ही नहीं है तुम कौन सा स्टूडेंट भेज रहे हो, बट हाँ स्टूडेंट होना चाहिए वो कोई भी हो। मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि रोहन गुप्ता S1 है या S2 है S3। वो कह रहा है भाई कोई भी स्टूडेंट भेज दो, क्योंकि जावा के अंदर हमें पता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि जब हम S1 भेजेंगे तो वो अपने मेंबर्स को साथ लेके जाएगा, अपना डेटा साथ लेके जाएगा। तो उस हिसाब से ये कंडीशन चल जाएंगी। जब हमने यहाँ पे S2 भेजा तो S2 रेफरेंस अपने, ये S2 जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो रेफरेंस है, वो अपने डेटा को अपने साथ लेके जाएगा, वो अपने मेंबर्स की वैल्यूज़ को, मेंबर्स को अपने साथ लेके जाएगा। तो उस हिसाब से इफ एल्स चलेगा। जब हमने यहाँ पे S3 भेजा है लाइन नंबर 44 पे, तो S3 अपने मेंबर्स को अपने साथ लेके जाएगा, अपने डेटा को अपने साथ लेके जाएगा, और S3 वाली कंडीशन इस इफ एल्स में चल जाएगी। तो उस हिसाब से आउटपुट खुद आ जाएगा। ठीक है, अभी आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फंक्शंस यूज़ क्यों करते हैं। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत सही। मेन वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने इसको स्टैटिक बना दिया है, तो इसलिए अब हम इसको क्लास के नाम से सीधा सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे स्टैटिक में हटा दूँ तो देखो वो वहाँ पे एरर दे देगा, उसने एरर दे दिया है, और वो कह रहा है नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है तो आपको उसको ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करना पड़ेगा। एक बार ऑब्जेक्ट से देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं मेन की जगह पे यहाँ पे ओबीजे लिख दूंगा, एक डॉट एक्स्ट्रा आ गया है। देखो यहाँ से एरर चला गया, बट यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे भी मैं ओबीजे लिख देता हूँ। वापस रन करके देखते हैं सही चल रहा है क्या सब। यस, तो आउटपुट उसी तरीके से प्रिंट हो गया जैसे हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, मैंने लाइन नंबर 15 पे क्या बोला है कि अगर परसेंटेज जो है वो 30 या 30 से ज़्यादा या 30 के बराबर और 33 से कम है, सो आप क्या करो, स्टूडेंट का परसेंटेज 33% कर दो ताकि वो पास हो जाए, ताकि वो पास हो जाए। ये कंडीशन किस केस में चलेगी, ये कंडीशन कौन से केस में ट्रू होगी, मानवी के लिए, मानवी के लिए ट्रू होगी, क्योंकि मानवी की जो परसेंटेज है वो 30 है। तो S3 के लिए इधर वो कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे करता हूँ system.out.print ln S3 डॉट परसेंटेज। यहाँ पे S3 डॉट परसेंटेज क्या था, 30%, यहाँ पे प्रिंट कराया। लेकिन इसके लाइन नंबर 38 और लाइन नंबर 48 के बीच में मैंने ये मेथड कॉल किया है, जिसमें मैंने S3 पास किया है, S3 एज अ पैरामीटर या एज एन आर्ग्यूमेंट, जो भी बोलना चाहो, पास किया है। इस केस में ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जब रेफरेंस जाएगा, जब ये रेफरेंस जाएगा यहाँ से, तो ये अपने मेंबर्स को, अपने डेटा को अपने साथ लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक करेगा परसेंटेज क्या है, 30 है, तो क्या बोलेगा, ओके। तो ये क्या बोलेगा, मेथड रेफरेंस क्या बोलेगा कि यार एक काम करो, परसेंटेज तुम अपनी वैल्यू को 33 कर लो। सिक्योरिटी गार्ड क्या कह रहा है कि परसेंटेज तुम अपनी वैल्यू को 33 कर लो। ठीक है, सो जब अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे तो 33 प्रिंट होगा, 33 प्रिंट होगा। क्या होगा बच्चों, 33। और इससे जस्ट पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, जब तक हमने कॉल नहीं किया है, जब तक हमने डिसाइड ऑन परसेंटेज मेथड कॉल नहीं किया है, तब तक तो S3 पे कुछ काम हुआ ही नहीं है, राइट। तो तब 30 ही परसेंटेज रहेगी, राइट। रन करके देखते हैं। बहुत शानदार, रोहन के लिए हो गया, आयुष के लिए गुड जॉब हो गया, राइट। बट उसके बाद हमने क्या कहा, S3 का परसेंटेज, मानवी का परसेंटेज प्रिंट कराओ 30%। उसके बाद हमने कहा डिसाइड ऑन परसेंटेज। तो डिसाइड ऑन परसेंटेज में क्या होगा, वो चेक करेगा कि यार ओके, मानवी की परसेंटेज तो 30 है, तो 33 कर दो, 33 कर दो रेफरेंस को यूज़ करके, राइट। हम मेंबर्स को रेफरेंस को यूज़ करके ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे चेंजेस कर दिए, रेफरेंस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू वापस प्रिंट कराया, तो उसने 33 प्रिंट कर दिया, क्योंकि रेफरेंस हमने वहाँ पे पास किया था, और रेफरेंस ने अपने मेंबर को कहा कि तुम अपनी वैल्यू को अपडेट कर लो। उसने उसकी वैल्यू, रेफरेंस ने अपने मेंबर की वैल्यू को चेंज कर दिया, अपडेट कर दी, और वही अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइनली अब समझते हैं कि पास्ड बाय रेफरेंस क्या है। तो पास्ड बाय रेफरेंस ये हुआ जो आपने यहाँ पे बोला था, जो आपने कहाँ पे बोला था, आपने S3 की परसेंटेज 30 सेट की थी, राइट। मानवी की परसेंटेज आपने बोला था 30%। जब आपने इस फंक्शन के अंदर मानवी का रेफरेंस भेजा, विच इज S3, इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपने बोला कि अगर परसेंटेज 30 से ज़्यादा है, उसके बराबर, एंड 33 से कम है, तो जो भी रेफरेंस है, जो भी स्टूडेंट है, उसकी परसेंटेज को 33 कर दो, राइट। तो यहाँ पे हमने ये परसेंटेज को चेंज किया है, अपडेट किया है, और ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई है, राइट। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, 33 हो गई है 30 से। सो बच्चों हुआ क्या है कि जब हमने रेफरेंस भेजा था ना, जब हमने ये रेफरेंस भेजा था S3 को, S2 को, S1 को यहाँ पे, राइट, बिकॉज इट रियली डजंट केयर, दिस फंक्शन रियली डजंट केयर कि कौन सा रेफरेंस है। उसको मतलब है भाई आप कोई भी रेफरेंस भेजो, बस स्टूडेंट टाइप का हो, मैं ये कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा उस रेफरेंस पे।
तो उसने क्या किया, जब हमने S3 जब जिस टाइम पे भेजा उसने S3 की परसेंटेज को अपडेट कर दिया और वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, जहाँ से एक्चुअली हमने कॉल किया था उसको। कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से लाइन नंबर 52 से, लाइन नंबर इस मेथड से कॉल किया था, मेन मेथड से, राइट, इस मेथड से कॉल किया था। सो वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है जब हमने ये प्रिंट कराया है। सो इसी को बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। कि यार अगर आप कोई भी रेफरेंस भेज रहे हो किसी और मेथड में, आप एक मेथड ए मेथड से, लेट्स से दिस इज मेथड ए, दिस इज मेथड बी, अगर आप मेथड ए से कोई भी रेफरेंस मेथड बी के अंदर भेज रहे हो और आप वहाँ पे कुछ भी उस रेफरेंस के थ्रू उसके मेंबर्स को अपडेट कर रहे हो क्लास के, तो वो एक्चुअली ओरिजिनल मेथड जहाँ से आपने कॉल किया था मेथड ए में भी रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस। जैसे यहाँ पे 30 से 33 रिफ्लेक्ट हुआ है। क्या रिफ्लेक्ट हुआ है बच्चों, 30 से 33। सो दिस इज पास्ड बाय रेफरेंस। ओके गुड। अब हमने एक बात और की थी हमने कि मान लो तुम कहीं पे ऐसे लिख दो S2 इज इक्वल्स टू S3, इस तरीके से लिख दो, तो ओरिजिनली जहाँ पे S2 जिस भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट कर रहा होगा, ये जिस भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, ठीक है, जिस भी मेमोरी को ये पॉइंट कर रहा होगा, ये वहाँ से हटके जो इक्वल्स टू के बाद आपने किया है ये वो काम करना शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा, अगर मैंने ये कर दिया तो जहाँ पे भी S3 पॉइंट कर रहा है S2 वहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। देखते हैं कोड के थ्रू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों S2 इज इक्वल्स टू S3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ S2 इज इक्वल्स टू S3। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार जहाँ पे S3 जिसका रेफरेंस है, जहाँ पे S3 पॉइंट कर रहा है, जिस मेमोरी पे S3 पॉइंट कर रहा है, अब S2 भी वहीं पे ही पॉइंट करे, वहीं पे ही पॉइंट करे। उल्टा कर देते हैं सॉरी इसको, ताकि S3 इज इक्वल्स टू S2 कर देते हैं। तो अब उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ S2 पॉइंट कर रहा होगा, S2 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है बच्चों, आयुष के डेटा पे। S2 रेफरेंस के अंदर आयुष का डेटा है, आयुष की इन्फॉर्मेशन है। और हम S3 को क्या कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ S2 कर रहा है तुम भी वहीं पे ही करो, इक्वल टू लगाया, असाइनमेंट हो गया, तो S2 का डेटा उठ के S3 में चला गया। अब देखो मैं वापस से S3 डॉट परसेंटेज प्रिंट कराता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अब देखना क्या प्रिंट होगा, 75.6। सबसे पहले 44 पे S1 के लिए काम हुआ, बहुत शानदार, क्योंकि उसकी परसेंटेज 89 से ऊपर है। लाइन नंबर 46 पे आयुष S2 रेफरेंस का काम हुआ, गुड जॉब बट नीड सम इंप्रूवमेंट, एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसकी 70s में है। फिर हमने S3 परसेंटेज प्रिंट कराया, 30%, मानवी की 30 थी। फिर हमने कहा डिसाइड ऑन परसेंटेज S3 भेजा, S3 अपना डेटा अपने मेंबर्स को अपने साथ लेके जाएगा। कंडीशन चली, 30% वाली कंडीशन ट्रू हुई, जो फर्स्ट कंडीशन है, राइट, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई, तो उसने 33% कर दिया, पढ़ ले भाई बहन प्रिंट करा दिया, राइट। उसके बाद हमने S3 परसेंटेज प्रिंट कराया जो कि अब 33 हो चुका था। अब हमने क्या बोल दिया कि भैया जो भी S2 जिसको भी पॉइंट कर रहा है, S2 जिस भी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है S2, क्योंकि S2 एक रेफरेंस है तो एक मेमोरी को पॉइंट करेगा, एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक घर की देखभाल करेगा। अब उसी घर की देखभाल करेगा S3, ठीक है, जिस घर की देखभाल S2 कर रहा था उसी घर की देखभाल करेगा S3, बिकॉज हमने असाइन कर दिया, इक्वल लगा दिया, तो राइट से लेफ्ट में जाता है, ठीक है। अब हमने जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया S3 डॉट परसेंटेज, तो क्योंकि अब S3 किसकी रखवाली कर रहा है, S2 की, जहाँ S2 कर रहा है वहीं अब S3 कर रहा है, तो S2 किसके घर की रखवाली कर रहा था, आयुष वाले घर की, उस मेमोरी की, तो अब S3 रेफरेंस भी उसी को ही पॉइंट करेगा। तो S3 से अगर हमने परसेंटेज प्रिंट कराया तो उसने आयुष ऑब्जेक्ट वाली परसेंटेज जो कि 75.6 है वो प्रिंट करा दी, और अब हम जो हमारा मानवी वाला ऑब्जेक्ट था उसको पॉइंट करने के लिए अभी हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी रेफरेंस नहीं है। सो अब यहाँ पे जावा में एक बहुत बेहतरीन फीचर रहता है गार्बेज कलेक्शन वाला, वो पिक्चर में आता है। वो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं हाई लेवल ओवरव्यू दूँ अभी के लिए, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक मेमोरी मिली थी, राइट, रिमेंबर हमने 100 दिया था उस घर का नंबर, राइट, बट उस घर पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है एक्सेस करने के लिए। तो अगर उस घर का कोई सिक्योरिटी गार्ड है ही नहीं जिससे हम उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे यार हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना फिर। तो जावा क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। तो उससे क्या हेल्प मिलती है, उससे ये हेल्प मिलती है कि वो जो मेमोरी उसने ऑब्जेक्ट ने ली थी, उसे स्पेस मिला था उसको, वो मेमोरी मिली थी, वो फ्री हो जाती है। जैसे हम अपने फ़ोन लैपटॉप में डिलीट करते हैं ना डेटा मेमोरी सेव करने के लिए, वैसे ही गार्बेज कलेक्टर जावा के अंदर चलता है, जो क्या करता है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जो यूज़ ही नहीं हो रहे, उनको उड़ा देता है, वह मेमोरी को क्लियर कर देता है। सो गाइज एक और कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे आने वाली वीडियोस में। एक और बहुत अच्छा टॉपिक होता है फंक्शंस के अंदर, मेथड ओवरलोडिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इस वीडियो को मेरे कहने से 1-2 बार और देखना, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो, ये लेक्चर, ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।
और अगर आपको मज़ा आ रहा है चीज़ें सीखने में, मज़ा आ रहा है, आपको लर्निंग हो रही है अच्छी खासी, तो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, मेरे को बताओ क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, सो दैट मैं उसी हिसाब से वीडियोस ट्यूटोरियल्स बना सकूँ। ठीक है, और मैं आपके कमेंट्स का 100% रिप्लाई करूँगा, बस आप कमेंट्स कीजिए। और यार हो क्या रहा है, काफ़ी लोग नए आ रहे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपने। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू।